हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एससीईआरटी कक्षा 6 का हिस्ट्री का क्लास। आज की इस वीडियो में आप कक्षा 7 के जो हिस्ट्री का अध्याय 1 है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं एससीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मूल मूल बिंदु हैं उसको इस वीडियो में अध्याय 1 को पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। सबसे पहले यदि आप बात करें अपने देश की, हिंदुस्तान की, तो ये शब्द जो है हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते आ रहे हैं। चूँकि ये जो हिंदुस्तान है वो भारत और इंडिया का ही एक पर्यायवाची के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें इसके बारे में तो ये 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलन में आया था। ये कौन? तो हिंदुस्तान शब्द कितने ईस्वी कितने शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी और तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः उपमहाद्वीप के लिए किया था। ऐसा नहीं है कि ये जो बाबर जो थे मुगल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः मूल रूप से जो है वो संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले पॉइंट, मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार। देखिए अक्सर इसमें आप लोग गलती कर देते हैं और यही है कि आप यदि एससीईआरटी को बारीकी ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। इस क्वेश्चन आपने देखा होगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी हम अपडेट किए थे कि मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ था। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था, कौन मुगल शासक था, तो आपको बता दें मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे औरंगजेब, इन्हीं के समय सर्वाधिक मुगल सत्ता का विस्तार हुआ था। ठीक है, बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार, यदि हम बात करें इस इतिहासकार की तो उनका नाम था मिन्हाज ए सिराज। क्या नाम था? मिन्हाज ए सिराज। यही सबसे पहले हम बात करें 13वीं शताब्दी में तो बिहार शब्द का क्या हुआ? प्रयोग किया। अब हम बात कर लेते हैं मिन्हाज ए सिराज। तो मिन्हाज ए सिराज ने बौद्ध विहार की इस भूमि को, जिसे अभी आप बिहार के नाम से जानते हैं, उसे उन्होंने उस समय मुगल काल के समय यदि हम बात करें तो अर्ज ए बिहार के नाम से जाने जाते थे। यानी कि उन्होंने मिन्हाज ए सिराज जो था वो बिहार को कौन सा नाम दिया था? अर्ज ए बिहार का नाम दिया था। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि एससीईआरटी के जितने भी, यदि हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर साइंस के ऑल सब्जेक्ट की हम बात करिए, बीएससी की बात करिए, ये संपूर्ण नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8873794919। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से आप संपूर्ण पीडीएफ नोट्स एक ही बार में परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूर्ण मटेरियल एक ही बार में मिल जाएंगे। ठीक है, अकबर ने बिहार को प्रांत के रूप में गठन किया था। आपको बता दें बिहार को जो एक प्रांत का दर्जा दिया गया वो किसके शासनकाल में? तो मुगल के वंश के जो थे अकबर, उनके शासनकाल में। हम बात यदि कर ले अकबर की तो अकबर हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, और ये बाबर के वंशज थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज पर चुंबकीय कुतुनुमा, यानी जिसे हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, इनका प्रयोग हुआ। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि दिशा सूचक यंत्र जिससे हम दिशा का पता करते थे वो किस शताब्दी के आसपास लगाया गया समुद्री जहाज पर, तो 13वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, बढ़ते हम सबसे पहले कागज़ कितने ईस्वी में बनाया गया? तो आपको बता दें 100 ईस्वी के आसपास जो है सबसे पहले कागज़ जो है वो चीन में बनाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि कागज़ का खोज चीन में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। और कितने ईस्वी में? तो 100 ईस्वी में। वही यदि हम बात कर लें हमारे अपने देश में, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ किया? तो 13वीं शताब्दी के आसपास जो है वो भारत में कागज़ का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था।
अगला पॉइंट है हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ जो होते थे उसे ही हम संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदाय। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में अलग अलग के संप्रदाय के लोग होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, तो कुछ लोग अलग संप्रदाय के, यानी कि जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, तो इसे संप्रदाय कहा जाता है। आपको बता दें कि गुप्त काल में जो सबसे फेमस वैष्णव संप्रदाय है वो लगभग भारत में फैल चुका था। किसके शासनकाल में? तो गुप्त काल में, गुप्त के शासनकाल में जो है वैष्णव संप्रदाय भारत में फैल चुका था। चेरो क्या है? तो आपको बता दें चेरो एक वंश है। तो वही वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। कौन सा वंश? तो चेरो वंश ने। चेरो वंश जो है यदि हम बात करें तो शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। अब हम बात करें यदि अभिलेखागार की, अक्सर ये पूछे जाते हैं अभिलेखागार क्या है? तो अभिलेखागार उन जगहों को कहा जाता है, उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पुराने दस्तावेज या फिर पांडुलिपियों की हम बात करें उसको संग्रहित करने का जो जगह होता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट, आधुनिक पटना स्थित आपने सुना होगा खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। तो हम बात करें यदि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की, तो वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने का प्रमुख स्रोत का केंद्र है। यानी यदि आप भारतीय इतिहास की जो है ख़ास तौर पे मध्यकालीन भारत के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आपको खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी से आप बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। यदि हम बात करें ये कहाँ है तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी आपको पटना में है। इसके बाद है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन थे? तो ये आपका अलबरूनी थे। ठीक है। कलहन जो है एक रचना की थी, कौन? तो राजतरंगिणी की रचना की थी। और राजतरंगिणी में हम यदि बात करें साथियों तो इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, यानी कश्मीर के पूरे इतिहास का वर्णन किया गया है। किसमें? तो राजतरंगिणी में। ये किसकी रचना है? तो कलहन की रचना है। बढ़ते आगे, तारीख-ए-फिरोज़ा शाही, ये आपका जियाउद्दीन जो बर्नी है उनके लेखक जो है उन्होंने, उनकी रचना है तारीख-ए-फिरोज़ा शाही। ठीक है। अब हम बात कर ले इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। अक्सर पूछे जाते हैं ये कहाँ के यात्री थे? तो ये आपका जो है मोरक्को के निवासी थे। कौन? इब्न बतूता। ठीक है। इब्न बतूता के समय यदि हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यदि हम बात करें ये कब आए थे भारत, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था भारत में उस समय इब्न बतूता भारत आए थे। बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ, शेरशाह का मकबरा। आपको बता दें शेरशाह का जो मकबरा है जो कि आपके बिहार के सासाराम में स्थित है, ये मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सम्मिश्रण है। अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सम्मिश्रण किसे कहा जाता है? बाबर का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा, इसी तरह और भी दे देंगे तो आप आराम से इसे टिक कर लेंगे। शेरशाह सूरी के मकबरा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सम्मिश्रण कहा जाता है। बढ़ते हैं हम आगे, रोहतासगढ़, अक्सर आप नाम सुने होंगे। तो रोहतासगढ़ में जो निर्मित मंदिर है, ठीक है, वो हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। ठीक है। ये रोहतासगढ़ में निर्मित, यानी कि रोहतास का जो गढ़ है वहाँ एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है हरिश्चंद्र मंदिर, और यह मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। ठीक है। बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ, 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आदेश जारी किया था। ठीक है। क्या किया था? एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली के निवासियों को, यानी कि जो दिल्ली में अस्थायी तौर पे निवास कर रहे थे, अब उन्हें दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलाबाद जा कर के बसे। अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा वो सुल्तान था जिन्होंने यह आदेश जारी किया था कि दिल्ली के जितने भी निवासी हैं उन्हें दौलताबाद शिफ्ट किया जाए? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। बढ़ते हम अगर तुजक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी आप
आपने सुना होगा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसका फारसी अनुवाद जो है वो क्या कहलाता है, बाबरनामा कहलाता है। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की में लिखा था, जबकि इसको फारसी में अनुवाद करके क्या बनाया गया, बाबरनामा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमेरिक्स कहलाता है, न्यूमेरिटिक्स कहलाता है। क्या, सिक्कों का अध्ययन। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। यदि हम बात करें शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी जो है वो चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, अब इसके बाद है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। अगला आपका जो कक्षा 7 का अध्याय 2 है वो है नए राष्ट्र एवं राजाओं का उदय। इसी तरह आप देखेंगे तो अध्याय 2 में भी बहुत सारे मुख्य चीज़ को शामिल किया गया है, और ख़ास तौर पे ये नोट्स अब आप जो देखेंगे तो पूरे के पूरे एकदम मूल पॉइंट को शामिल किया जाता गया है इसमें। चाहे वो हम बात करें चोल वंश की हो, चाहे हम आपको इसमें पाल वंश की हो, सारे चीज़ इसमें आपको संग्रहित मिलेंगे और सभी के सभी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको और भी चैप्टर के कवर करवा देंगे, लेकिन समय बहुत कम है। यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण PDF एक साथ मुझे प्राप्त हो, तो आप जो है इस सभी PDF को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा 8873794919 पर आप संपर्क कर यहाँ से आप सभी, चाहे SST साइंस हो या फिर EVS हो, सभी का नोट्स आप बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।